जो वीडियो है और जो स्क्रीन शेयरिंग है वो परफेक्टली दिख रही होगी। अगर तो सब सीन ओके चल रहा है तो प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए ताकि हम लेक्चर को आगे कैरी कर सकें। जी बच्चों, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। ओके हो गया। सो जी बेटा ठीक है। यूसुफ, मैंने आपको लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ कर दिया है। हैदर, आपको भी शायद लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। ठीक है। सो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे थे आपके सामने है। स्क्रीन के टाइटल के ऊपर हमने लिखा है कि ओ और ए दोनों लेवल्स की क्लास है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स सीख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम इनफैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ रहे थे। और यस एग्जैक्टली, आपको एक होमवर्क दिया गया था। उस होमवर्क को जरा मैं क्विक रिव्यू करना चाहता हूँ, उसको एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, मुझे प्लीज तस्वीर भेज दीजिए कि क्या दो सर्किट्स थे जो मैंने आप लोगों को भेजे हुए थे। जरा जल्दी से अगर एक तस्वीर भेज देंगे। बेटा अभी जो पढ़ा रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो करिए, वो भी आप ही के सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, जैसे ये खत्म होता है मैं वो वेव्स पे चला जाऊंगा वापस। ठीक है, जो होमवर्क भेजा था, चले जी मिल गया जी। होमवर्क में आपको दो सर्किट्स थे। जो सबसे पहला सर्किट था उसमें 10 और 20 जो है वो सीरीज में है। 10 और 20 जो है वो सीरीज में लगे हुए थे। कैसे? ये जो पहला आर है दैट वाज 10 ओम्स। इसके साथ जो दूसरा वाला है R2, व्हाट इज इट? इट इज 20 ओम्स। ये दोनों सीरीज में थे और इनका जो नेट रिजल्ट था, इनका जो जो थर्ड था R3 दैट वाज 30 ओम्स। वो इन दोनों के नेट रिजल्ट के साथ क्या था? वो इन दोनों के नेट रिजल्ट के साथ जो है वो पैरेलल में था। और यहाँ पे इनका एक कनेक्शंस लगे हुए थे। यहाँ पे वो जॉइंट कनेक्शन है, यहाँ पे आपके पास स्विच है और यहाँ पे आपके पास जो है वो बैटरी है। बैटरी वही, इसका टोटल वोल्टेज जो था कितना था? 240 वोल्ट था। इसका टोटल वोल्टेज जो था दैट वाज 240 वोल्ट्स। ठीक है, अच्छा नाउ व्हाट? सुनिएगा प्लीज गौर से। हमने सबसे पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है प्लीज ये बता दीजिए। ये बताएंगे इस सवाल का जो सबसे पहला पार्ट है, प्लीज वो बता दीजिए क्या है। कि जी आर नेट निकालना है। ओके जी, आर नेट निकालने के लिए मैं अगर सर्किट को सिंप्लीफाई करूं, ऊपर वाले ये दो 10 और 20 ये दोनों आपस में क्या है सर? ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। अगर ये दोनों आपस में सीरीज में हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए इनका नेट रिजल्ट क्या होगा? 10 और 20 30 ओम्स। ठीक है, दिस इज 30 ओम्स। ओके हो गया। इफ दिस इज 30 ओम्स, ये जी R1 + 2। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट है R1 और R2, वो और नीचे क्या था? दैट इज R3 दैट इज ऑल्सो 30 ओम्स। ओके जी, यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं इस सर्किट को सिंपलीफाई करके ये बना सकता हूं? जी भाई जवाब दीजिए। उन दोनों सीरीज को ऐड करके 30 हो गया। अब ये 30 और 30 का अगर मुझे नेट रिजल्ट निकालना है, इन दोनों 30s का अगर मुझे नेट रिजल्ट निकालना है तो प्लीज बताइए वो मैं कैसे निकालूंगा? वो कैसे निकलेगा? ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? आई होप यू नो कि सर ये दोनों किस में है जी? ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसका कैसे नेट रिजल्ट निकलेगा? इसका कैसे नेट रिजल्ट निकलेगा? रेसिप्रोकल्स को ऐड करके। बिल्कुल ठीक है जी। 1/30 प्लस 1/30, 1/30, 1/30 इज इक्वल टू 1/r नेट। तो 1/r नेट किसके बराबर हो गया? 1/30 प्लस 1/30 2/30। 2/30 इज 1/15। सो r नेट का जवाब क्या आता है?
1/r net इज इक्वल टू 1/15, तो r net इज इक्वल टू 15 ohms। ठीक है, क्या इसमें किसी को परेशानी है? एनीवन? तो इन दोनों का रिजल्ट क्या है? क्या मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके कह सकता हूँ कि जो पूरे सर्किट का जो आर नेट है या जो आर टी है वो कितना है जी? दैट इज 15 ओम्स। ठीक है, और ये जो बैटरी है वो है 240 वोल्ट की। टोटल वोल्टेज है इतना। जी भाई, इसका स्विच जोड़ दें यहाँ से, इसका भी स्विच जोड़ दें यहाँ से। दिस इज VT एंड दिस VT इज इक्वल टू क्या? 240 वोल्ट्स। जी भाई, कुछ सवाल पूछना तो पूछ लीजिए, कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। मुझे उम्मीद है जो मैंने समझाना था वो मैं आपको समझा चुका। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या था बच्चों, प्लीज बताइए। इसी सवाल का अगला पार्ट क्या है? मैं बस आपको एक बात ये बताता चलूं कि मैं जब यहाँ से इसको ऐड करता हुआ आया, जब मैं यहाँ से इसको ऐड करता हुआ आया, दो सेकंड रुकिएगा। जब मैं इसको यहाँ से ऐड करता हुआ ये बना रहा था, तो मैंने 10, जब मैंने R1 प्लस R2 किया तो मैंने सीधा सीधा किया 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से ये सिंप्लीफाई कर रहा था तो यहाँ मैंने 1/30 प्लस 1/30 करके क्या किया? 1/r नेट किया, जिसका जवाब तो मेरे पास 1/15 आया, लेकिन उसमें से मैंने r नेट का जवाब क्या निकाला? r नेट का जवाब 15 निकाल दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है इसमें किसी को परेशानी नहीं है। अच्छा, अब जो पार्ट 2 आपसे पूछा गया था पार्ट 2 आपसे क्या पूछा गया था जी? टोटल करंट निकालें। टोटल करंट निकालें, ये तो आपका पार्ट 1 चल रहा है। ये तो मैंने अभी आपको पार्ट 1 कराया कि टोटल रेजिस्टेंस निकालें। पार्ट 2 में मैंने आपसे पूछा कि जी टोटल करंट बताएं। तो टोटल करंट कैसे निकलेंगे जी? आई नेट इज इक्वल टू क्या? V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V ओवर आर। आई नेट इज इक्वल टू टोटल V नेट ओवर R net. Can you please tell me the values? V net is 240, R net is 15. So what is the answer? 240 over 15. It is 16 amperes. It is 16 amperes. तो अब ये बात बड़ी गौरतलब है कि यहाँ से कितना करंट निकल रहा है। सर जी, यहाँ से 16 एम्पेयर्स का करंट निकल रहा है। अच्छा, ये काम करता हूँ, ये तो आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके आपने ये बना दिया, फिर इस वाले को सिंप्लीफाई करके आपने ये बना दिया। अब अगर मैं कहूँ मैंने अब वापस करना है सारा डेटा, अब अगर मैंने डेटा रिवर्स करना है, डेटा रिवर्स करने का मतलब क्या है? यहाँ पे आपने 240 वोल्ट की क्या निकाली थी? मतलब वो तो निकाली तो नहीं, वो तो थी, बैटरी 240 वोल्ट की थी। आपने कहा जब स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट में से करंट कितना निकलेगा? प्लीज ये बता दीजिए। सर करंट निकलेगा 16 एम्पेयर्स। ओके, जब ये करंट यहाँ जाएगा 16 एम्पेयर्स का, तो प्लीज बताइए क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। अगर आप इन दोनों रास्तों को देखें, अगर आप इन दोनों रास्तों को देखें तो प्लीज एक बात बताइए, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 30। इसकी भी रेजिस्टेंस कितनी है? 30। आप बजाय इसके कि लंबे चौड़े असूल लिखवा के समझाऊं, मुझे लगता है मैं अगर डायरेक्टली भी बोलता जाऊं तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे बताइए, पैरेलल सर्किट में क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है? बच्चों जरा प्लीज जवाब दीजिएगा कि पैरेलल सर्किट में क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है? जी ठीक हो गया जी सर, पैरेलल सर्किट में क्या होता है? करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो ये 16 एम्पेयर का करंट है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, इन दोनों के अक्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? सर पैरेलल वाले में वोल्टेज तो सेम होता है, पैरेलल वाले में वोल्टेज तो सेम होता है, तो वोल्टेज तो 240 ही होगा। ठीक है, ये काम तो आसान हो गया ना, ये काम तो आसान। अगर यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगाता, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस एक क्या लगाता जी? वोल्ट मीटर लगाता, तो वैल्यू क्या देता? वो
वो वैल्यू देता है 240 वोल्ट की। लो जी, कटा तो खत्म हुआ, वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस सेम है। अच्छा, अब करंट क्या हो रहा है? करंट क्या हो रहा है जी? करंट क्या हो रहा है? करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, ओरली करूं या सॉल्व करके बताऊं? बच्चों, आप में से कोई मुझे ओरली जवाब बता सकता है? सर ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो आधा आधा हो जाएगा। आधा आधा होने का मतलब क्या है? सर आधा करंट 8 एम्पेयर इधर चला जाएगा, आधा करंट 8 एम्पेयर इधर चला जाएगा जी। और अगर आप ये डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, अगर आपसे डायरेक्टली नहीं होता, तो आप वो V = IR या I = V/R का फॉर्मूला लगा के कर दें। अच्छा, फिर यहाँ से 8 एम्पेयर वापस निकलेगा, फिर यहाँ से 8 एम्पेयर वापस निकलेगा, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि यहाँ से जमा होके यहाँ पे आके वापस कितना आएगा? वापस 16 एम्पेयर्स का आएगा, वापस 16 एम्पेयर्स का आएगा। तो क्या इस सर्किट की सारी चीजें आपको समझ आ गई? क्या इस सर्किट की सारी चीजें आपके सामने हैं? बिल्कुल है सर। इसी तरह अगर मैं आप वो वाला डेटा वापस इस पर लगाऊं, इधर कितना एम्पेयर है जी? 16 एम्पेयर्स। इधर कितना है जी? 16 एम्पेयर्स। यहाँ पे कितना एंटर हुआ है जी? 16 एम्पेयर्स। लेकिन यहाँ से कितना गया था सर? 8 एम्पेयर ऊपर गया था। यहाँ से कितना गया था? 8 एम्पेयर इधर गया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वोल्ट मीटर लगी थी उसने क्या वैल्यू दी? 240 वोल्ट। तो R3 के अक्रॉस जो V3 था, व्हाट वाज V3? व्हाट इज V3? इट इज 240 वोल्ट्स। लेकिन ये जो R1 है, इसके अक्रॉस अगर मैं V1 निकालूं तो प्लीज बताइए क्या होगा? ये तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सीन क्या है? ये तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सीन ये है कि सर टोटल 240 है। तो ये जो दो सीरीज में है, सीरीज वालों के अक्रॉस क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है? प्लीज ये बता दीजिए। ये जो दो R1 और R2 है, ये सीरीज में है, इनके अक्रॉस करंट तो सेम होता है, ये 8 एम्पेयर है, ये भी 8 एम्पेयर होगा, ये भी 8 एम्पेयर होगा। लेकिन करंट का तो चलो सीन क्लियर हो गया, एक सीन रह गया वोल्टेज का। R1 के अक्रॉस वोल्टेज और R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या सेम होगी? क्या सेम होगी? नहीं सर, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, मतलब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है जी? सर सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। करो जी डिस्ट्रीब्यूट, कैसे करेंगे? वो जो वो कौन सा है, क्या नाम है यार उसका? डायरेक्ट निकालो। V1 = I1 × R1। प्लीज बताइए व्हाट इज I1 × R1? I1 is 8, R1 is 10। कितना हुआ? 80। तो यहाँ पे व्हाट इज V1? V1 is 80 वोल्ट। व्हाट इज दिस V2? व्हाट शुड दिस V2 बी? सर इसका भी जरा फॉर्मूला लगा के चेक करें। V2 = I2 × R2। I तो इसमें भी 8 है, R कितना है इसका? 20 है, तो 8 × 20 इट इज 160। अरे वैसे अगर आप 80 और 160 को ऐड करेंगे तो कुल मिला के फिर इस लाइन पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना आएगा? 240। तो आपको नहीं लगता कि आपको हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है? आपको हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है? ठीक है, ठीक है, ओके। कुछ सवाल पूछना चाहेंगे बच्चों? इस होमवर्क के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? एनीवन प्लीज? नो? ओके। जो अगला सवाल है, जरा अगले सवाल पे चलें बच्चों, अगले सवाल पे चलें। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मैं जरा उसकी तस्वीर देख लूं कि उसमें कौन से दो 10 और 20 जो थे वो पैरेलल में थे, और 30 वाला जो था, 30 वाला था वो सीरीज में था। दिस वाज R1 which was 10 ohms. There it is R2, it was 20 ohms. ठीक है,
there is that R3 which is 30 ohms. हाँ जी, सबसे पहला काम तो है जी नेट रेजिस्टेंस अगर आपने इसकी निकालनी है तो प्लीज बताइए कि सबसे पहले किसका नेट निकालूं। ये जो पैरेलल में लगे हैं इनका नेट निकालते हैं। 1/r net इज इक्वल टू 1/r1 plus 1/r2 which will be 1/10 plus 1/20। इसको अगर मैं कैलकुलेटर में सीधा सीधा पुट करूं 1 नीचे 20 1/10 प्लस क्या जी प्लस 1/10 plus 1/20, so it comes out to be 3/20 3/20। now when it is 3/20 तो r net कितना आया, उन दोनों का r net कितना आया 20/3 20 divided by 3 comes out to be 6.66667। ये जो R1 plus 2 है its value is 20/3 ohms, ठीक है। फिर जो R3 है इसकी value is 30 ohms। ये हो गया। अब अगर आप इसका भी नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, पूरे सिस्टम का आर नेट निकालने की कोशिश करेंगे, तो जरा प्लीज उसको देखिएगा कि क्या जवाब आएगा। इधर से अगर आप मजीद उधर जाएंगे तो इसका आर नेट तो अब सीरीज में है ना, तो सीरीज वाले सीधे सीधे ऐड होते हैं 20/3 प्लस 30। तो जो भी आपका 20/3 जवाब था इसमें 30 को सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। व्हाट डू यू गेट, यू गेट 110/3 ohms, ठीक है। दिस इज RT और R net, दिस इज 110/3 ohms। टोटल तो ये 240 वोल्ट था, ये भी 240 वोल्ट था, ये भी 240 वोल्ट था। तो लो जी, नेट रेजिस्टेंस में किसी को प्रॉब्लम है? नेट रेजिस्टेंस में क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहीं से अगर मैं वापस चलूं, यहीं से अगर मैं वापस चलूं पार्ट बी के लिए, तो व्हाट वाज पार्ट बी? पार्ट बी वाज कि सर जी क्या कैलकुलेट करें, आई नेट आई टी कैलकुलेट करें, तो इट इज वी टी ओवर आर टी। व्हाट इज वी टी? टोटल वोल्टेज इज 240, टोटल रेजिस्टेंस इज 110/3, so what is the answer? 240 divided by that answer, it comes out to be 72/11। चेक कीजिए, ये आया था। हाँ जी, टोटल करंट जो आ रहा है आपके पास दैट इज 72/11 एम्पेयर, जिसके अगर आप डेसिमल्स चेक करें तो 6.5454 6.545 एम्पेयर्स का करंट आपके पास आता है। तो यहाँ से कितना करंट निकला जी? यहाँ से कितना करंट निकला भाई? आई होप यू कैन सी कि यहाँ से सर 72/11 एम्पेयर्स का करंट निकला। तो टोटल करंट आपको पता चल गया। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हैं जी, अब अगर आप वापस जाएं सिंपल सर्किट से इधर आए कि 240 वोल्टेज था, यहाँ से 72/11 एम्पेयर्स का करंट निकला, जिसको आप डेसिमल्स में भी लिख सकते थे। तो इसमें कितना करंट गया सर? करंट तो इधर दोनों का सेम ही होगा, 72/11 एम्पेयर इधर, 72/11 एम्पेयर इधर, और यहाँ से एग्जिट भी 72/11 एम्पेयर, यहाँ से भी 72/11 एम्पेयर करंट जाएगा। ओके, मुझे पता करना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। सीरीज है ना आप दोनों, तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूट, इसका वोल्टेज अलग होगा, उसका वोल्टेज अलग होगा, है जी। तो जरा प्लीज दोनों का वोल्टेज निकालने की कोशिश करते हैं। इसका वोल्टेज आएगा V इज इक्वल टू IR, ठीक है। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस जो भी है 1 + 2, वोल्टेज अक्रॉस 1 नहीं, वोल्टेज अक्रॉस 1 + 2, V इज इक्वल टू IR। तो I कितना है? I इज 72/11 इंटू R कितना है? R इज 20/3। जरा प्लीज इसको चेक कीजिए, 72 × 20 डिवाइडेड बाय 11 × 3
480/11 कितना जवाब आएगा जी? 480/11 के वोल्ट्स यहाँ कंज्यूम हो गए। इसी तरह यहाँ कितने वोल्टेज कंज्यूम होंगे? उसके लिए करें जी 72 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 11, 202,160/11 वोल्ट्स यहाँ आ गए। इसको और उस दूसरे वाले को प्लस करके चेक करिए, 480 डिवाइड बाय 11 वाले को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को चेक करेंगे तो दोबारा 240 ही आएगा। मुश्किल सिर्फ ये पेश आ रही होगी कि सर वो फ्रैक्शंस में आप कैरी कर रहे हैं, क्या पता आपने डेसिमल्स में किया हो। ऐसा मुझे लगता है डेसिमल्स में राउंड हो जाएगा तो राउंडिंग से थोड़ा सा मसला हो जाएगा, राउंडिंग से शायद थोड़ा मसला हो जाएगा। खैर, उस डेटा को उठा के यहाँ फिट करो जी। टोटल बैटरी 240 की है, बिल्कुल ठीक है। इसमें से टोटल करंट कितना निकल रहा है? सर जी इसमें से टोटल करंट निकल रहा है 72/11 एम्पेयर्स का। यहाँ कितना जा रहा है? उतना ही जी। यहाँ कितना जा रहा है? 72/11 एम्पेयर्स का करंट जा रहा है। यहाँ से क्या करेगा? सर ये करंट थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। खैर वैसे मुझे बात बताएं, जब वो वहां से इधर आएगा, वहां से इधर आएगा, प्लीज बताइए यहाँ से आगे कितना जाएगा? जितना भी ऊपर स्प्लिट हुआ वो यहाँ से वापस आ जाएगा ना, फिर जो नीचे स्प्लिट हुआ वो यहाँ से फिर वापस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली डोंट यू थिंक कि दोबारा एड अप होकर जितना इस पॉइंट में एंटर होता उतनी इधर से एग्जिट होगा। कितना ये? 72/11 एम्पेयर्स। तो इसका करंट तो आपको पता है, इसमें से एग्जिट भी कितना होगा? वही 72/11 एम्पेयर्स। इधर भी 72/11 एम्पेयर्स, इधर भी क्या आएगा? 72/11 एम्पेयर्स। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए इस R3 के अक्रॉस वोल्टेज कितना था? सर वो तो हमने निकाला हुआ पीछे, कितना? 2160 ओवर क्या? ओवर 11 वोल्ट। ये तो इसका मतलब है R3 में करंट कितना है हमें वो भी पता है, R3 के अक्रॉस वोल्टेज कितना कंज्यूम हुआ हमें वो भी पता है। अच्छा, R1 और R2 का जो कलेक्टिव वोल्टेज है, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इन दोनों का वोल्टेज कितना है? सर इन दोनों का वोल्टेज है 480/11 वोल्ट से जो हमने ये निकाला था ना, ये R1 और R2 का कलेक्टिव वोल्टेज निकाला था। ये यहाँ पे उठा के रख दो, फिर इसका करंट निकालो जी। यहाँ चूंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अगर आपने यहाँ I1 निकालना है तो I1 इज इक्वल टू V1/R1। V1 इज 480/11 डिवाइड बाय R1 इज 10। तो प्लीज बताइए इसका क्या जवाब आता है? इट विल बी 48/11 एम्पेयर। यहाँ से कितना जाएगा? अगर आपने I2 निकालना है, I2 इज इक्वल टू V2/R2, क्या इक्वेशन बनेगी? V2 is once again इधर 480/11 वोल्ट्स हैं और R2 is 20। प्लीज क्या करिए, पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। वो क्या आएगा? आई बिलीव इट विल बी 24/11 वोल्ट्स। अपने आंसर्स कंफर्म कर लीजिए भाई, अपने आंसर्स कंफर्म कर लीजिए। हमने एक एक रेजिस्टर का वोल्टेज भी निकाल लिया, एक एक रेजिस्टर का करंट भी निकाल लिया, टोटल करंट भी निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल ली। आई थिंक मैंने इनके ऊपर ही हर चीज को निकाल लिया है। आप में से किसी को किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज सवाल पूछ लीजिए। जी, किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? एनीवन? Say yes or no. If there is no problem, so I will be proceeding to the next topic. Okay. So, ये आपको एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट सॉल्व करने को दिया गया था जिसमें कुछ मिक्स्ड ही था, मतलब दो चीजें सीरीज में, तीसरी पैरेलल, या फिर दो चीजें यहाँ पे क्या था, दो चीजें पैरेलल में, तीसरी सीरीज में, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, खैर जो भी है, आई होप आपने सबसे पहले क्या किया होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका समझ आया होगा, फिर टोटल करंट निकाली होगी, फिर वो एक एक चीज के ऊपर अप्लाई किया होगा। आई होप हो गया होगा। अगले पेज पे जा सकता हूँ जी? जी तो बच्चों, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ओके, ये अभी तक आपका होमवर्क रिवाइज हुआ है। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे आज के नेक्स्ट लेक्चर का, कि आज मैंने आपको क्या पढ़ाना है, तो उस पर ज़रा प्लीज़ गौर करिएगा कि आज हमने आपको क्या पढ़ाना है। देखिए,
मैं आपको काफी दिनों से अप्लायंसेस या अप्लायंसेस को रेजिस्टर्स का नाम देके पढ़ा रहा था। आज मैं आपको थोड़ी सी फर्दर डिटेल ऑफ रेजिस्टर्स देना चाहता हूँ। फर्दर डिटेल ऑफ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, या उसमें एक लफ्ज है रेजिस्टिविटी, है जी। तो प्लीज हेडिंग देंगे आज के लेक्चर के लिए। आज के लेक्चर की आपने हेडिंग देनी है फर्दर डिटेल ऑफ रेजिस्टर्स। अच्छा, और रेजिस्टेंस। जी, रेजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होती है? सर, रेजिस्टर तो वो अप्लायंस होती है या वो डिवाइस होती है, ठीक है। इट इज एन अप्लायंस और अ डिवाइस दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट दैट इज मेजर्ड बाय, कैसे? दैट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्ड टू द करंट फ्लोइंग, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो व्हाट इज रेजिस्टर्स? What is resistance? Resistor, it is a device or an appliance that provides resistance. Okay, what is this? What is resistance? सर जी, resistance होती है the opposition to the flow of current due to which voltage is dropped when current passes through it, and due to which voltage dropped when current passes. So voltage dropped divided by current passing, ठीक है। voltage dropped to the current passing की जो रेशो है, इस रेशो को हम क्या कहते हैं? ठीक है, करंट पासिंग, वोल्टेज ड्रॉप टू द करंट पासिंग, इनकी जो रेशो होती है, देयर रेशो इज बेसिकली दिस रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? ठीक है, ये हो गया। अब मुझे आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस की या रेजिस्टर की सबसे सिंपल तरीन, जो है सबसे बेसिक तरीन एग्जांपल क्या है? जी भाई, वैसे तो आपने क्या दिया? इट इज अ डिवाइस और एन अप्लायंस दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस। इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इट इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप्ड टू द करंट पासिंग, ओके, और इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी, व्हाटएवर। बेसिकली सबसे बेसिक रेजिस्टर कौन है? एक वायर, ठीक है जी। बल्ब के अंदर भी रेजिस्टर, बल्ब के अंदर भी एक वायर ही होती है। मोहम्मद मोहित, आपने कहा है कि सर बल्ब सबसे बेसिक रेजिस्टर है, ठीक है। तो आपको एक बात बताऊं, बल्ब के अंदर भी एक टंगस्टन की वायर लगी होती है, जिस वायर में से जब करंट गुजरता है तो कोई फिनोमेना होता है, उसकी रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। जब वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, जब वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो, करंट के फ्लो करते वक्त वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसकी रेशो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। खैर, जो भी हम कहते हैं, मैं इस वक्त आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बेसिक तरीन एग्जाम्पल है, उसकी थोड़ी सी डिटेल समझानी है। आज का टॉपिक है फर्दर डिटेल ऑफ रेजिस्टेंस। द वेरी बेसिक एग्जाम्पल of a resistor, the very basic example of resistor is क्या? is a wire। लो जी, क्या जनाब? is a wire। the very basic example of resistor is a wire। अच्छा, अब वायर क्या करती है? वायर बेटा रेजिस्टेंस ऑफर करती है। वायर
कि बीच में से जब करंट गुजर रहा होता है, मैंने इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं, जरा मुझे प्लीज वो पॉइंट्स रिव्यू कराएंगे कि हमने इसके बाद क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। काम करिए प्लीज, वो जो मैंने आपको एक डब्बा सा बना के भेजा था जिसमें हम नोट्स लिख रहे थे, फिर मैंने वो नोट्स कंप्लीट करके भी आपको भेजे थे, उसमें मैंने वायर का क्या लिखा हुआ है। पहली बात आपने वायर के साथ लिखी हुई है सर जी कि वायर क्या चीज होती है। वायर बेसिकली एक मेटालिक वायर होती है, अ मेटालिक वायर, ठीक है। आपने सबसे पहली बात लिखी है सर, इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी शायद आपने वजह बताई है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। फिर आपने इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने लिखा हुआ है दे कैरी द करंट फ्रॉम द बैटरी टू द अप्लायंसेस, ओके, ठीक है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरी बात है इट ऑफर्स, कंडक्ट तो करती है, मीनवाइल ये जो वायर है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट ऑफर्स resistance to the flow of current, to the flow of charges or whatever, ठीक है। it offers resistance to the flow of current or to the flow of what, एक सेकेंड जी, ओके। जिसकी वजह से इसकी इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, इसकी इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे वोल्टेज सम voltage is dropped, some voltage is dropped across it, जिसका मतलब ये है कि सर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज dissipated, electrical energy is dissipated in what, in heat energy, in heat energy, ठीक है। हमने वहां पे लिखा हुआ है कि जी दे हीट अप, है जी, ड्यू टू विच some voltage is dropped across it, electrical energy is dissipated in heat energy, जिसका मतलब ये है wires heat up, it heats up, it heats up। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब हम वायर को इस्तेमाल करें हीटर में, जब हम वायर को इस्तेमाल करें हीटर में तो बहुत ज़्यादा हीट अप होना चाहिए। लेकिन जब हम वायर को इस्तेमाल करें सिर्फ करंट को कैरी करने में, सिर्फ करंट को कैरी करने में, तो हम चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। अब इस बात को मैं आगे कैसे कैरी करूंगा, एक काम करते हैं, अजान हो रही है, ठीक है जनाब, नमाज की ब्रेक लीजिए, ठीक है, 5 मिनट की। दिस इज 6:36, 6:40। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप आप लोगों को ऑडियो वीडियो ठीक से आ रही होगी और जो स्क्रीन है ये शेयर हो रही होगी। अगर सब सीन ओके चल रहा है तो एक छोटा सा मैसेज करेंगे प्लीज। ओके, मुझे प्लीज बताइए कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। आपके सामने है कि हम लोग अभी आपको ये, मैं आपको फर्दर डिटेल ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा रहा था, और इस फर्दर डिटेल ऑफ रजिस्टर्स में मैंने आपको कहा यार द वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ अ रजिस्टर इज अ वायर, ऑफ अ रजिस्टर इज अ वायर, ठीक है। अब वायर के बारे में हमने क्या कहा कि वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, जिसकी वजह से सम वोल्टेज इज ड्रॉप्ड अक्रॉस इट, दैट इज के इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड प्राइमरीली इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू व्हिच इट हीट्स अप, ठीक है। सो इट कैन बी यूज्ड इन हीटर्स, सिंस इट हीट्स अप, तो आप यहाँ पे एक और लफ्ज लिख सकते हो, इट कैन बी यूज्ड इन
बल्कि छोड़ो, बल्कि इट इज यूज्ड इन हीटर्स, ये तो इसका यूज है। अगर आप हीटर्स में इसको यूज करेंगे तो मैंने आपको कहा था कि आप चाहेंगे कि इसकी जो रेजिस्टेंस है, जिसकी रेजिस्टेंस है वो क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा हो। क्या चाहेंगे भाई, कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अब मैं ये चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है इट डिपेंड्स अपॉन क्या, it depends upon the nature, it depends upon the type of material and the dimensions of the wire। जो रेजिस्टेंस है, ये आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में ये बात है कि जी इट्स, एक तो हमें पता चल गया इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, ओके एग्रीड विद दिस। अब जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि इट्स रेजिस्टेंस depends upon क्या, depends upon the dimensions and the material and the nature of the material of the wire। और से सुनो जी, क्या कहा जा रहा है कि जो ये वायर होती है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस। क्या मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट डू आई मीन बाय द डायमेंशंस एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल की नेचर क्या है, जिस मटेरियल ऑफ द वायर का मटेरियल क्या है, मटेरियल की नेचर क्या है, और उस वायर की डायमेंशंस क्या हैं। जी इससे पहले कि मैं आगे रहूं, मुझे प्लीज बताइए डायमेंशंस का मतलब क्या है। यस एग्जैक्टली सर, डायमेंशंस का मतलब है उसकी लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक सेकेंड यहाँ लिखता हूँ, क्या यहाँ लिखता हूँ, फैक्टर्स affecting the resistance of a wire। उसमें नंबर वन क्या है, नंबर वन है जी नंबर वन में लिखाऊंगा यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। फिर नंबर टू पे लिखवाना है जी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ द वायर। एंड नंबर थ्री पे पढ़ाना है रेजिस्टिविटी, बल्कि ना लिखिए रेजिस्टिविटी, खुद ही रेजिस्टिविटी का आइडिया खुद ही डेवलप हो जाएगा। कैसे, 2 मिनट रुकिएगा, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। इट डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, लेंथ को क्या होना चाहिए भाई, देखिए अगर आपने वायर की लेंथ यूज करनी है, लाइक 1 मीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या 2 मीटर्स की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, 100 मीटर्स की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या 1000 मीटर्स की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। आपने करंट को, हैव यू एवर हर्ड ऑफ द टर्म लाइन लॉसेस? जी बच्चों, किसी ने टर्म सुने लाइन लॉसेस? जब हम इलेक्ट्रिकल बिल की बात करते हैं, जब कभी भी टीवी के ऊपर कभी कोई बिजली के बिलों की बात होती है तो ये लाइन लॉसेस बड़े हो रहे हैं। व्हाट इज दिस लाइन लॉसेस? एक्चुअली जब आप तरबेला डैम में बिजली बनाते हैं और तरबेले डैम से आपने जेलम तक बिजली भेजनी होती है तो रास्ते में कोई 200-300-400 किलोमीटर की वायर बिछी होती है। अब इन वायर्स में इतने दूर से करंट जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी रास्ते में, यस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वायर्स में ना थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेट हो जाती है।
मैं बस ये चाहता हूं कि जितनी लंबी वायर होगी आपका क्या ख्याल है, उसकी रेजिस्टेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर जितनी लंबी वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? आई बिलीव उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा ही होनी चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर में देयर इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द वायर, एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज इट। इट इज के सर जी रेजिस्टेंस जो है व्हाट इज इट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ of the wire. Greater the length of the wire, greater the resistance of the wire. I believe length double होगी तो खयाम खान, मैंने कब कहा कि करंट को कुछ होगा? मैं तो करंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि लाइन जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, वोल्टेज ड्रॉप्ड उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में ट्रांसमिट या डिसिपेट होना उतना ज्यादा होगा, एनर्जी का वेस्टेज उतना। मैंने तो करंट की बात ही नहीं की बीच में, ठीक है, मैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। और जो अगली बात है, इसका जो एरिया के साथ ताल्लुक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो भाई, रेजिस्टेंस इज क्या? Resistance is not directly but inversely proportional to the cross sectional area. इसका मतलब क्या है? इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगा। देखो जी, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लेंथ को डिस्कस करूं, इफ ऐसे इसकी लेंथ इतनी है, इस वायर की लेंथ है L, ओके, तो लेट मी टेल यू कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस होगी R। अगर आप एक वायर लेते हो जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ है 2L, हाँ जी, लेंथ कितनी है? इफ ऐसे इसकी लेंथ हो गई है 2L, तो आपका क्या ख्याल है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? अभी अगर इस वाले की न्यू लेंथ जो है, इफ इट्स L डैश, इस लेंथ इस 2L उसके मुकाबले में डबल है, तो इसकी रेजिस्टेंस दैट इज R डैश, वो भी उसके मुकाबले में क्या होगी? 2R नहीं होगी जी। इसमें किसी को प्रॉब्लम? लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे, इस एरिया की बात करें, ये कितनी वायर लें? और ये कितनी वायर लें? जरा सुनिएगा गौर से। इसमें से देखिए, जिसका एरिया, इसका अगर मैं कहता हूं इसका एरिया इज A, एंड इफ आई से इसका एरिया जो है दैट इज A डैश, इफ आई से इट इज 2A, इफ इट इज 2A, तो लेट मी टेल यू कि अगर इसकी रेजिस्टेंस है R, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? R डैश, एंड दैट विल बी क्या? एरिया अगर डबल हो गया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। इसकी रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा एरिया होता है, जितना ज्यादा बड़ा एरिया होता है, अगर मैं इसको यहां बनाता हूं, कि जी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A डैश है, इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी रेजिस्टेंस R डैश है। अगर इसका A डैश है, इफ दिस एरिया उस वाले के मुकाबले में डबल है, तो इसका जो R डैश है उसके मुकाबले में क्या होगा भाई? हाफ होगा। क्यों? जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उसके बीच में से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल करना उतना आसान होता है। लो जी। जी भाई, जितनी पतली वायर होगी, जितनी पतली वायर होगी, हाँ लेंथ दोनों की सेम है, इन दोनों की लेंथ ना छेड़ना भी। जिस तरह यहाँ लेंथ L है,
ये भी लेंथ, इधर भी लेंथ एल। ऊपर वाले में एरिया ए था, इधर वाले में एरिया ए, बल्कि एक सेकंड यार, मैं लेंथ और ऊपर सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूँ, नीचे सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूँ। ऊपर लेंथ की बात हो रही थी, कीपिंग एरिया कांस्टेंट। यहाँ पे देखें नीचे एरिया की बात हो रही है, कीपिंग लेंथ कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है जी। सो अब आपने इस बात को समझना है ऐसे कि सर जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है तो यू नो व्हाट हैपेंस, बताएंगे प्लीज। सर जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया ज्यादा हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को, बल्कि चलो आसान सी बात है जी सर, इलेक्ट्रॉन्स को ना ड्रिफ्ट करने में आसानी होगी, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहां मूव करने में आसानी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकेंगे। ठीक है, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसकी लंबी चौड़ी, इसका ना आपके एएस में एक और प्रूफ भी है। एएस वाले जरा इस बात को सुने। ये वाली इक्वेशन सिर्फ एएस वाले लिखेंगे और कोई भी नहीं लिखेगा जी, प्लीज ये वाली इक्वेशन सिर्फ एएस वाले ने लिखनी है। यार देखो एएस वाले देखें, हाँ रोड खुली हुई है सर जी करंट के लिए, ओके ओके। मैं बताता हूँ आपको, स्वां के पुल की एग्जांपल देता हूँ। जरा एएस वाले एक बात सुन लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो वायर में करंट क्या होगा, करंट ज्यादा होगा ना। तो करंट ज्यादा होगा तो मतलब क्या है इस बात का, रेजिस्टेंस कम होगी। ये वाली बात एएस वालों को समझ आ जाएगी। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं मिटाने लगा हूं, चूंकि ओ लेवल्स वाले भी बैठे हैं। ओ लेवल्स को इस इक्वेशन के थ्रू नहीं समझाना, ओ लेवल्स को इतनी सी बात समझानी है। आप में से कौन कौन वेस्टेज, सदर या कचहरी या जो भी वो फौजी फाउंडेशन से परे से होकर आता है, जरा प्लीज बताइए। आप में से कौन कौन बहरिया एकेडमी आने के लिए वो वहां से थोड़ा दूर से आता है। कैन यू शो द इक्वेशन अगेन। आपको पता है मोहम्मद अली, आपको इक्वेशन पता है, पिछले पेज पे जाके ढूंढ लीजिए। चलो जो वेस्टेज से आते हैं, जो सदर से आते हैं, कचहरी से, ओके पुत्र जी। अब जब आप वहां से आएंगे, अब जब आप वहां से आएंगे तो पता क्या होगा, आपका दिल खुश होगा, है जी। पहले जब आप आते थे, स्वां के पुल पे फंसते थे, वहां पे बड़ी बोटल नेक होती थी, बड़ा पतला सा वो एक स्वां का पुल था, और वहां पे हर रोज रश रश पे रश, रश पे रश होती थी। ठीक है, तो चंगा भला इंसान का पुत्र भी जो होता था ना, उसके मुंह से भी कोई ना कोई सलावात निकल आती थी। है जी, हाँ जी, वो सर ना याद कराएं तो वहां पे बंदे को ना कुछ पुटा सीधा निकल आता। ठीक है, तो फजूल के 30-40 मिनट वहां पे जाया हो जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहां पे उन्होंने क्या कर दिया है, रोड को वाइड कर दिया है। वहां उन्होंने एक और पुल सा बनाया है, कोई रोड बड़ी कर दी है। अब जो है, अब वहां पे ट्रैफिक फंसने वाला फिनोमेना नहीं है, तो अब वहां पे रोड खुली हो गई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो गया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो गया है तो लोगों का वहां से निकलना जरा आसान हो गया है, तो करंट ज्यादा हो गया है, तो आई थिंक रेजिस्टेंस कम हो गई है। हाँ जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। किसी को मसला है इस बात से? जी भाई, याद रखेंगे। ओके, अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर एक इक्वेशन बनानी है। प्रॉपर एक इक्वेशन कैसे बनानी है, इधर था जी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट सर जी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ओके हो गया। यहाँ क्या है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ओके हो गया। इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को क्या करूं सर जी, इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को इकट्ठा करें। कर दिया जी इकट्ठा। अब जब आप इकट्ठा कर लेते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी को हमने क्या करना होता है, बताएंगे प्लीज। प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। आपको एक बात बताऊं, इस सिचुएशन में कांस्टेंट का सिंबल के नहीं है, इस सिचुएशन में कांस्टेंट का सिंबल है रो। थोड़ा स्टाइलिश सा पी, डेंसिटी वाला सिंबल है जी, एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। लो जी, रो एल अपॉन ए, व्हाट इज दिस। यहाँ पे प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लेंथ का आपको पता है क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपको पता है क्या होता है,
रेजिस्टेंस का आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे रो क्या चीज है, इट इज द रेजिस्टिविटी। यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली, इसको हम क्या कहते हैं जी, हम इसको यहाँ पे जब हमने नया कांस्टेंट पढ़ा है, व्हाट इज दिस नया कांस्टेंट, इस रो को अंडरलाइन करके, इस रो को अंडरलाइन जब आपने कर लिया तो उसके नीचे दो चीजें लिखिए। सबसे पहली चीज लिखिए, व्हाट इज इट, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लिखिए, दूसरी चीज क्या लिखिए, एक तरफ लिखिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और दूसरी तरफ लिखिए जनाब क्या, रेजिस्टिविटी। क्या लिखेंगे, ये रेजिस्टर भी नहीं है, ये रेजिस्टेंस भी नहीं है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो कि डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, कि वो मटेरियल कैसा है। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। पढ़ते इसको क्या है, पढ़ते इसको क्या है, RHO, रो, रो, रो। You have to read it as rho. Read it as rho. रेजिस्टिविटी, लो जी। अब अगर कोई आपसे कहे कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए, तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है जी, रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे भाई सर जी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ रेजिस्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, है जी, एबिलिटी ऑफ अ रेजिस्टर टू रेजिस्ट, कि कितनी रेजिस्टेंस हो सकती है। मटेरियल्स होता है ना, मैंने कहा था ना कि वायर की जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी के साथ एक लफ्ज लिखवाना चाहता हूं, क्या, इट डिपेंड्स अपॉन क्या, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, it depends upon the nature of the resistor, nature of the wire, it depends upon the it depends upon the nature of the material of the wire, depends upon the nature of the material of the wire. And what is it, by the way, it is the ability, it is the ability of a material, of a material to resist what, to resist the flow of चार्जेस और करंट। एबिलिटी को हम कहते हैं उस एबिलिटी को, जिस एबिलिटी से इसने करंट को रोकना है, करंट को रेजिस्ट करना है, करंट को अपोज करना है, चार्जेस को नहीं जाने देना, वोल्टेज को ड्रॉप कराना है, ठीक है जी। कैन द नेचर ऑफ मटेरियल हेल्प इन लेस डिसिपेशन, एग्जैक्टली उसी तरफ से मैं बात को लेके जाऊंगा। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, एंड देयर आर सर्टेन मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यूज होती हैं, लेट मी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टिविटी, लेट मी टेल यू सम वैल्यूज। बल्कि इससे पहले कि अभी मैं वैल्यूज तक जाऊं, मुझे थोड़ा सा कुछ और आपको बताना है बच्चों। मैं इस खप से निकलकर अगले पेज पे जाना चाहता हूं, कि जा सकता हूं? What is a word after resist? Ability of a material to resist the flow of charges or current. The ठीक है, ability of a material to resist the flow of charges, ability of a material to resist the flow of charges, ठीक है जी। 2 सेकंड बस रुकिए, मुझे इसकी कुछ वैल्यूज, यस वैल्यूज, हियर यू गो। इससे पहले कि मैं वैल्यूज लिखाऊं, मैं चाहता हूं जरा मैं इस रो को सब्जेक्ट बना दूं। मैं इस रो को अगले पेज पे जा सकता हूं? ओके जी, हियर यू गो। आपने भी पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो
L upon A. Okay. What if I make this rho the subject? What if I make this rho the subject? रो क्या होगा फिर? A डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू रो। ठीक है। अच्छा, रो इज इक्वल टू R इंटू A ओवर L। मैं आपको एक बात बताऊं, रेजिस्टेंस की वैल्यू डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो R और A और L पे डिपेंड नहीं करती। ये तो मैंने वैसे लिख दिया, ये तो मैंने वैसे लिख दिया, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। शायद मैंने इसलिए लिखा है कि मैं रो की यूनिट्स निकालना चाहता हूं। SI यूनिट्स ऑफ रो, कोई हेल्प करेगा मुझे इसमें? SI यूनिट्स में रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? कोई मुझे बता सकता है बच्चों? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है सर। ओके। एरिया की क्या होती है? मीटर का स्क्वायर होता है सर। ओवर लेंथ की क्या होती है? लेंथ की मीटर होती है सर। ओके। तो पीछे क्या बचा? ओम मीटर। यस, ओम मीटर। यस, ओम मीटर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आपको एक बात बताता चलूं कि जो इसकी वैल्यूज होती हैं, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ अ वायर, रादर इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है। सो हम कहते हैं its value, the value of resistivity, the value of resistivity does not depend upon क्या? It does not depend upon, it does not depend upon the dimensions of the wire, rather it depends upon what? Upon the nature of the material of the wire, rather it depends upon the nature of the material of the wire, nature of the material of the wire। हाँ जी, यहाँ तक किसको परेशानी? यहाँ तक किसको परेशानी? If I say I've got different materials have different resistivities and a material will have a constant resistivity। मैं यहाँ पे दो बातें आपको और लिखवाना चाहता हूँ। पहली बात, wires of different material, wires of different materials have different resistivities जी भाई, wires of different materials have different resistivities। तो मैं अगर आपको कुछ वैल्यूज लिख दूं, different materials, मैं आपको materials लिखवाता हूं यहाँ पे और उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज लिखवाता हूँ। ठीक है। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल्स, यस एग्जैक्टली। अगर आप साइड पे एक और नोट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक और नोट लिख दीजिए कि डिफरेंट मटेरियल्स की तो डिफरेंट रेजिस्टिविटी है, लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल इज कांस्टेंट। जिसका मतलब क्या है? वायर्स ऑफ, नहीं कोई वैल्यू याद नहीं करनी, resistivity of a particular material का मतलब क्या है? Wires of the same material will have the same resistivity, that is wires of, अब छोटी बड़ी हैं जो भी, different wires of same material, wires of different dimensions but of same material will have क्या? Wires of the same material have क्या चीज? Same resistivity।
wires of the same material have same resistivity. यहाँ तक किसी को परेशानी है? जहाँ तक ताल्लुक है, ये एग्जैक्टली जस्ट लाइक ए लेवल्स वालों ने एक और चीज पढ़ी थी, यंग्स मॉडुलस. यंग्स एग्जैक्टली वही चीज है, नॉट एग्जैक्टली वो चीज है, वो तो किसी और चैप्टर में कांस्टेंट था, हाँ, लेकिन एग्जैक्टली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस. ओ लेवल्स वाले छोड़ें, ओ लेवल्स वाले बस जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुने. Wires of different materials have different resistivities, but wires of the same material have same resistivity. ठीक है, मैं आपको मटेरियल्स लिखवा देता हूँ. हमारे पास एक मटेरियल है जी सिल्वर. मैं सारों की तो नहीं लिखवाता, सिल्वर सबसे बेहतर है, बताता हूँ क्यों. सिल्वर की वायर्स होती हैं, फिर कॉपर की वायर्स होती हैं, एल्यूमिनियम की भी हम वायर्स यूज करते हैं. फिर है जी एक है, इफ आई से आई हैव गॉट दिस, ग्रेफाइट की अगर वायर्स होती तो देखते हैं कि ग्रेफाइट का क्या सीन होता. ग्रेफाइट के बाद मेरा एक मटेरियल जी सिलिकॉन. होता, ठीक है जी. और चलें जी, सिल्वर की अगर मैं आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है जी 1.60 टंगस्टन. प्लीज जरा गूगल करिएगा इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू, तब तक मैं ये लिखवा देता हूँ. कॉपर की वैल्यू 1.69 पावर -8. ठीक है, देखते हैं. अब हमारे श्योर यही है. ओके, एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है दैट इज 3.21 into 10 पावर -8. सब बोलिए, डिफरेंट वैल्यूज बोल रहे हैं. 4.9 into 10 पावर -8. चलो ठीक है, 4.9. अब ठीक है, अब सबकी एक ही वैल्यू आ रही है जी. ग्रेफाइट की वैल्यू क्या जी मेरे पास है जी, ग्रेफाइट की वैल्यू 800 into 10 पावर -8. नहीं, पहले मैं ग्रेफाइट से पहले किसको लिखूंगा, ग्रेफाइट से पहले किसको लिखूंगा को जी. यहाँ पे जो मैं टंगस्टन की बात करना चाह रहा था मैं वो लिखूंगा. नहीं, कुछ याद नहीं करना, कुछ याद लिखवा रहा हूँ, मैं बुक में लिखी है तो मैं भी टंगस्टन की है 4.90 into 10 पावर. ठीक है, फिर इसके बाद उसमें मैं लिखाता हूँ जी ग्रेफाइट की क्या है. ग्रेफाइट की है into 10 पावर -8. खैर वाला जो भी है जी, जो भी है. अब मुझे आप एक बात करें, लिखा है 4.9. ठीक है, ठीक है. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जी, materials have different resistivities or resistivity of a material is constant at a particular temperature. yes, वो कॉन्सेप्ट ही होगा, लेकिन मैं उसमें नहीं फंसूंगा. मैं भी टेम्परेचर को इतना ज्यादा अहमियत फिलहाल नहीं दूंगा. ठीक है जी. सो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई हैं किसके अंदर, ओम मीटर के अंदर ये वैल्यूज लिखी हैं. मुझे बात है इनमें से सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी है, सबसे कम रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, किसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है. अगर मैं ग्रेफाइट भी ना लिखूं, चलो रुको, ग्रेफाइट भी नहीं मैंने मेंशन करनी. वैसे एक सेकंड यूज करें, मुझे जरा वायर देखने दें. व्हाट इज द वायर यूज्ड इन हीटर्स. वायर यूज्ड इन हीटर. एक रोम क्या है. हम्म 1.30. ठीक है जी भाई. मैं आपसे पूछा था कि मुझे सिल्वर की रेजिस्टिविटी के बारे में आपका क्या ख्याल है. सर, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है
अगर सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है तो वायर्स किस चीज की बनी होनी चाहिए, ये बता दीजिए बस। वायर्स किस चीज की बनी होनी चाहिए? ये जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं, जो वायर्स होती हैं, आपने सुना है अक्सर टीवी में ऐड आता है सिल्वर की वायर्स हैं जी, या कॉपर, सिल्वर या कॉपर का जिक्र होता है अक्सर कि जी कॉपर की 100% प्योर कॉपर की वायर है जी, 100% प्योर सिल्वर की वायर है जी। क्यों? उनकी रेजिस्टिविटी, कॉपर सुना है हमेशा, चलो कॉपर, असल में कॉपर थोड़ा सस्ता है ना, सिल्वर बहुत महंगा है, सिल्वर बहुत महंगा होता है भाई। इतना भी खैर उतना ज्यादा भी फर्क नहीं है, कॉपर और सिल्वर दोनों 1.60 1.69, this is very less, very low resistivity of these two materials. That is why these are used in making cables, making wires to conduct the electricity, to carry the current from appliance, from the power supply to the appliances, so that रास्ते में क्या हो, रास्ते में बहुत कम रेजिस्ट, सर बहुत कम रेजिस्टिविटी भी बुरी नहीं होती। ओ भाई, हम तो चाहते हैं कि जब करंट ट्रेवल हो रहा हो तो कुछ भी रेजिस्टिविटी ना हो, कोई भी रेजिस्टिविटी ना हो, सिर्फ कंडक्टिविटी ही कंडक्टिविटी हो, कोई रेजिस्टिविटी ना हो। ऐसा आपको बात था, मुझे लगता है रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का थोड़ा उल्टा है, बल्कि कंडक्टिविटी तो पढ़ाई कोई नहीं, तो फिर मैं ये कहूंगा कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है। तो किसी को प्रॉब्लम है इस बात से क्या? तो किसी को प्रॉब्लम है इस बात से क्या? सो यू नो व्हाट, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटीज, ठीक है। सिल्वर और कॉपर की हैं लीस्ट रेजिस्टिविटीज, दिस इज व्हाई दे आर यूज्ड इन व्हाट, दिस इज व्हाई दे आर यूज्ड इन वायर्स और केबल्स टू कैरी द करंट, ठीक है, टू कंडक्ट द करंट। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे, हम आपसे ये बात कर रहे थे बेटा कि वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटीज, रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल इज कांस्टेंट, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ से मैं थोड़ा सा बात को आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ। कैसे? if I say find the resistance of a 2.6 meter length of silver wire with cross sectional area, लिखें जी, सवाल लिखेंगे प्लीज एक, find the resistance of a 2.6 meter length of copper wire, लेंथ के कम ज्यादा होने से, अब्दुल्ला मैं आपका जवाब देता हूं, लेंथ के कम ज्यादा होने से वायर रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है, रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.6 मीटर लेंथ ऑफ कॉपर वायर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया of 2.5 into 10 power -7 मीटर स्क्वायर। इतनी पतली सी तार ले लो, इतनी पतली सी तार लो, और इस पतली सी तार का क्या करो, इस पतली सी तार का जरा रेजिस्टेंस मुझे निकाल के बताओ, क्या फॉर्मूला यूज करोगे? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो की वैल्यू जाके देखो टेबल से, वो आती है 1.69 इंटू 10 पावर -8, लेंथ आती है 2.6, क्रॉस सेक्शनल एरिया है बहुत पतला, दैट इज 2.5 इंटू 10 पावर -7। जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इसको क्रॉस मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्लीज मुझे जवाब बता दीजिए। (69 into 10 की पावर -8 into 2.6, 2.5 into 10 की पावर -7. The answer comes out to be 0.175। जी भाई 0.17576 क्या चीज? ओम्स, है जी। यहाँ तक किसी को मसला है इस बात से? यहाँ तक किसी को मसला है भाई? इस वायर की इतनी रेजिस्टेंस होगी,
अच्छा, दो सवाल हैं अभी मेरे सामने, दो सवाल हैं मेरे सामने। एक बच्चे ने पूछा है सर रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी के साथ ताल्लुक क्या होगा, रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का आपस में ताल्लुक क्या होगा। तो पेज के हेडर पे जाके लिखिए, पेज के हेडर पे जाके लिखिए कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का आपस में ताल्लुक इनवर्स होगा। ठीक है बेटा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी एक एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल है टू रेजिस्ट द फ्लो, कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट द फ्लो। तो कंडक्ट करना और रेजिस्ट करना, कंडक्टिविटी होना और रेजिस्टिविटी होना, दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं बनते। अब्दुल्ला यही सवाल पूछा ना आपने, अब्दुल्ला टिमाना, आपने कहा सर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो दोनों अल्फाज ही लिटरेचर के हिसाब से ही एक दूसरे से ऑपोजिट बनते हैं, तो मैं तो इनका इनवर्स रिलेशन ही लिखवाऊंगा, इनवर्स रिलेशन ही लिखवाऊंगा। ओके, अब एक और सवाल है, एक और सवाल ये है, एक बच्चे ने पूछा है सर ये हीटर के अंदर जो वायर होती है वो इतनी पतली क्यों होती है, हीटर्स के अंदर वायर इतनी पतली क्यों होती है, और वो जो हम इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं बाहर रोड के ऊपर जो रोड पे जा रही होती हैं, जो ट्रांसमिशन की लाइंस होती हैं, वो इतनी मोटी क्यों होती हैं। ओके, उसका जवाब मैं यहां से दूंगा। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की लाइंस की बात करता हूं सबसे पहले। ये जो आप देखते हैं आपके ओवरहेड वायर्स जो होती हैं, अक्सर जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या जब भी जहां पे भी बाहर हर रोड के ऊपर मेन वायर्स ऊपर से जा रही होती हैं, उनको अगर आप देखें तो उनका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्यों भाई, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत मोटी वायर की होती है, ताकि जितनी मोटी वायर होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, उतनी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। ताकि क्या हो, जी बेटा जवाब दीजिए, ताकि क्या हो, ताकि सर रेजिस्टेंस कम हो और करंट कम। हाँ जी अब्दुल्ला, जवाब क्या है, कहते सर टू सपोर्ट या टू इंक्रीज द करंट। ठीक है युसरा बेटा अपनी वीडियो ऑफ कीजिए, युसरा पुत्र अपनी वीडियो ऑफ कीजिए। अच्छा, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो जाए ताकि उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए, ताकि उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए। इसमें किसी को परेशानी है। जहां तक ताल्लुक है हीटर की, जो पतली पतली, जब नहीं हमारे पास हीटर होता है उसके अंदर जिग जैग करके वायर्स होती हैं, वो जिग जैग करके वायर्स इतनी पतली पतली क्यों होती हैं, जितनी पतली होंगी जरा सुनिएगा क्या होगा, जितना उनका एरिया कम होगा उनकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो हीट एनर्जी पैदा करेंगे। हम हीटर में क्या चाहते हैं, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना वो करंट को अपोज करेंगे, उतना वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, उतनी वहां पे एनर्जी डिसिपेट होगी, उतना ज्यादा वो हीट एनर्जी पैदा करेंगे। तो ये तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह की रिक्वायरमेंट है कि कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए, कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की लाइन में जो वायर यूज होगी हमें वहां पे रेजिस्टेंस कम चाहिए। हीटर के अंदर जो वायर यूज होगी, जो हीटर के अंदर जो नहीं वो, आपने होप पुराने हीटर्स देखे होंगे, उनमें पतली 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 वायर्स होती हैं, ऐसे ऐसे जिग जैग हो रही होती हैं, जिग जैग जिग जैग जिग जैग यूं यूं करके वो वायर्स होती हैं। वो क्या होता है, बहुत पतली वायर होती है, हैं? किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? हाँ जी, नो, ओके जी, ओके जी। सो यू नो व्हाट, आई होप आपको समझ आ गया जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ से आगे ना एक छोटा सा मैं आपको सवाल कराना चाहता हूँ, यहाँ से आगे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। ये तो मैंने आपको रेजिस्टेंस निकलवाई है, रेजिस्टिविटी को यूज करके फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच लेंथ ऑफ कॉपर का वायर, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी आपने यूज की। अच्छा जी, आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आई होप हेयर ड्रायर में भी होती है, हेयर ड्रायर तो अब मैंने कभी यूज नहीं किया, हेयर ड्रायर में कौन सी वायर होती है भाई? अंदर से वायर, सॉरी मैंने नहीं देखा, निक्रोम, चलो जो भी है जो भी है जो भी है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, उसका हीटिंग एलिमेंट मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि वो कैसा होता है। ठीक है, खैर, और भाई 136 बाल हैं, खुद ही ड्राई हो जाते हैं। ठीक है जी जनाब, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे वायर्स की बात कर रहे हैं, वायर्स की रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या कहा है जी, हमारे पास दो मुख्तलिफ, अभी मैंने कहा था ना, दो अगर वायर्स हों, लेकिन अगर वो सेम मटेरियल की हों, सेम मटेरियल की हों, तो जैसे ना
सेम मटेरियल की डेंसिटी सेम होती है, सेम मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी सेम होएगी, सेम मटेरियल्स की एएस लेवल पे पढ़ा उन्होंने यंग्स मॉडुलस, वो सेम होता है, ठीक है। ओके, इफ आई से प्लीज एक सवाल लिखिएगा, एक सवाल लिखिए, अ कॉपर वायर of length 5 meters has an area of cross section, has a cross sectional area of what, बस बेटा 5 मिनट मैं टॉपिक खत्म करता हूँ। has a cross sectional area of 4 millimeter square and a resistance of 200 ohms Find what? Find the resistance of another copper wire. Find the resistance of another copper wire which has a length of 10 meter and a cross-sectional area of, you know what, of 2 millimeter square. अच्छा, ओ लफ्ज वालों को मैं इस सवाल को डिफरेंट तरीके से कराऊंगा और ए लफ्ज वालों को मैं ये सवाल डिफरेंट तरीके से कराऊंगा। ओ लफ्ज वालों को मैं बताता हूँ कि पहली वायर कौन सी है, बच्चों प्लीज बताइए पहली वायर कौन सी है? सर कॉपर की। अनदर वायर, वो भी किसकी है? कॉपर की। लो जी, तो अगर कॉपर की 2 वायर्स होंगी तो उन दोनों का क्या सेम होगा? सिंस both wires are made up of copper, so what is same? So their resistivity is kya? Sir, resistivity is same, so their resistivity is same, that is rho of one wire is equal to rho of the other wire. Okay, अच्छा, पहले वाले की लेंथ कितनी है? पहले वाले की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। पहले वाले का एरिया कितना है? 4 मिलीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। और दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? वो है जी, क्या बोलते हैं, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। पहले वाले की रेजिस्टेंस कितनी है? 200 ओम्स। दूसरे वाले की रेजिस्टेंस क्या करनी है? लिखें, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। ए लफ्ज वाले भी ये लिखें, लिखने के बाद मैं उनको डायरेक्ट तरीका भी बताता हूँ। रो का फॉर्मूला क्या है? आर ए ओवर एल, है कि नहीं? आर ए ओवर एल इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, R1 A1 over L1 is equal to R2 A2 over L2। दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता क्या मैं? दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता क्या मैं? यस सर कर सकते हैं, तो करें जी, दोनों को इक्वेट करें। जी तो भाई दोनों को प्लीज इक्वेट करिए। जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट करिए। 200, ये वो क्या कहते हैं हम ओ लफ्ज में? इक्वेशन ऑफ कंपैरिजन। बच्चों ओ लफ्ज को पता ना, इसको इक्वेशन ऑफ कंपैरिजन कहते हैं जी। इस इक्वेशन ऑफ कंपैरिजन को जरा कैरी करो जी। दोनों में यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 200 into 4 over 5 is equal to R2 into क्या बोलते हैं 2 over 10 and what is the value of R2? प्लीज मुझे इसका जवाब बता दीजिए। है जी, it will be 200 into 4। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, कोई भी जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। क्यों? कौन सी इक्वेशन है भाई ये? इसको हम ओ लफ्ज वाले क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ कंपैरिजन।
इधर भी आर ए ओवर एल, इधर भी आर ए ओवर एल, ठीक है। तो अब दोनों तरफ आर ए ओवर एल है, तो हम इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। जवाब बताओ जी बच्चों, प्लीज जवाब बता दीजिए। सर इट इज 800 ohms, 800 ohms। अच्छा 800 ohms। मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताऊं, ओ लेवल वाले तो ऐसे करेंगे सर, दो वायर्स हैं, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, इसकी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाओ, इसकी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाओ, दोनों में वैल्यूज पुट करो, दोनों को इक्वेट करो, वगैरह वगैरह। आई थिंक बहुत आसान काम है। अगर मैं कहूँ आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, मुझे एक बात बताओ, दोनों मटेरियल्स का रो क्या है? दोनों मटेरियल्स के रो के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर दोनों मटेरियल्स का रो सेम है, दोनों मटेरियल्स का रो कांस्टेंट है, तो क्या करूं पुत्र जी, क्या करूं? तो अगर कांस्टेंट है तो रो तो चेंज नहीं हो रहा, उसको काट दें, रो तो चेंज नहीं हो रहा, उसको काट दें। ओके, पहले वाले की लेंथ क्या थी? 5 मीटर, दूसरे वाले की लेंथ क्या है? 10 मीटर। लेंथ क्या हो गई? डबल होगी सर। अच्छा अगर लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम? अच्छा इसी तरह मुझे को आप बताएं, पहले वाले का एरिया क्या था? 4, ये दूसरे वाले का एरिया क्या है? 2। एरिया क्या हो गया सर? एरिया हो गया हाफ, नीचे जाके डिवाइड बाय 2 हो गया। अगर एरिया हाफ हो गया तो उस इनवर्स प्रोपोर्शन के मुताबिक भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी सर? डबल हो जाएगी। हाँ जी, रो तो चेंज ही नहीं हो रहा था, मैंने रो काट दिया। लेंथ डबल हो गई तो मैंने कहा आर डबल हो गया। एरिया हाफ हो गया तो मैंने कहा जी इनवर्स में अगर ये कम होगा तो वो फिर ज्यादा हो जाएगा। एरिया हाफ हो गया, मैंने कहा जी रेजिस्टेंस को मजीद डबल कर दो। व्हाट डू यू थिंक कि क्या है रेजिस्टेंस का पुराना जवाब क्या था? 200। एक दफा मल्टीप्लाई बाय 2 करें, फिर एक और दफा मल्टीप्लाई बाय 2 करें, क्यों सर? लेंथ डबल हुई थी, एक उसकी वजह से रेजिस्टेंस डबल होगी, एरिया हाफ हुआ था, एक उसकी वजह से रेजिस्टेंस डबल होगी। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? 200 इंटू 2 इंटू 2, और इज इट 800। अब आपकी मर्जी है, जो भी तरीका आपको पसंद आता है, जो भी तरीका आपको पसंद आता है उसको कैरी करिए। जी तो भाई जो भी तरीका आपको पसंद आता है आप उसको कैरी कर सकते हैं। किसी को मसला है इस बात से? बच्चों किसी को मसला है इस बात से? नहीं? ओके चलो जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे जाके अपना फिजिक्स का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। जी हमजा बताइए क्या एमसीक्यू था? Which measurements are taken to calculate क्या? जी which measurements are taken in order to calculate resistivity of a wire with options? रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर को, चलो ये तो जब आएगा तो रेजिस्टिविटी के लिखा है ना, आर चाहिए, ए चाहिए और लेंथ चाहिए, तो आप देख लें इनमें से क्या क्या चीज़ें उसने कही हैं। रेजिस्टिविटी मेजर करने के लिए आपको आर इंटू ए ओवर एल, ये 3 मेजरमेंट्स लेनी है। अब ये आर को मेजर करने के लिए क्या पता आपको आर डायरेक्टली ना पता हो, तो वी एंड आई, वी इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, वी ओवर आई, ए ओवर एल, ये सारी डायमेंशंस होंगी। ये सवाल है बेटा? जी बेटा जिस मर्जी तरीके से करिए, जिस मर्जी तरीके से करिए पुत्र जी। जी जिस मर्जी तरीके, जो आपको पसंद आ रहा है उस तरीके से करिए। अच्छा अभी अभी प्लीज मुझे बताइए आपकी कौन सी क्लास है? ओ लेवल्स वाले जाके अपनी बायोलॉजी की क्लास लें यार, ओ लेवल्स वाले जाके अपनी बायोलॉजी की क्लास लेंगे, ठीक है। मैं अभी जरा देख लेता हूँ कि हमारे टाइमिंग्स में एएस वालों के साथ मेरी 7 बजे तक फिजिक्स थी, बहुत आगे